हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के लिए क्या क्या ऑप्शन है इनकम टैक्स की साइट में, यानी कौन कौन से फॉर्म उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इनकम टैक्स की साइट पे हमें सारा कुछ लिंक दिया गया है। मैं सीए विपिन मिश्रा, टैक्सेशन विद वीएमसी में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल हैं। जब आप इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे incometax.gov.in, वहां पे हमारे पास है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ सैलरीड एम्प्लॉय, तो उस पर आप क्लिक करेंगे रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। देन आप अंदर देखेंगे इन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि एक सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं या कौन कौन से फॉर्म उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। जब भी हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा आईटीआर फॉर्म जो हम सिलेक्ट करना है वो गलत ना सिलेक्ट हो, क्योंकि आईटीआर फॉर्म अगर गलत सिलेक्ट होगा तो आप पे इनकम टैक्स के नोटिस आ सकते हैं। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। जो इन्होंने दिया हुआ है रिटर्न एंड फॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, जैसा कि ईयर चल रहा है और लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है जो कि आने वाली है। तो उसमें अभी हम देखते हैं आईटीआर 1 किसके लिए एप्लीकेबल है। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम फॉर एनी ऑफ फॉलोइंग सोर्स अप टू 50 लाख, यानी 50 लाख तक की अगर कोई भी इनकम है, कैसे सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या डिविडेंड और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, अगर ये सारी इनकम है तो आपके ऊपर आईटीआर 1 फॉर्म एप्लीकेबल हो जाता है और आप अपनी रिटर्न को आईटीआर 1 फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि आईटीआर फॉर्म किन किन पर्संस हैं जो यूज नहीं कर सकते। वो है सबसे पहला डायरेक्टर, यानी कि किसी कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर है तो आप आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर। या फिर हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम आपने कोई इक्विटी शेयर हेल्ड किए हों। एनी असेट्स, यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई बाहर आउटसाइड इंडिया में कोई भी असेट्स आपने क्रिएट कर रखी हो या फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो। या फिर हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बाहर के किसी अकाउंट में आप साइनिंग अथॉरिटी हो। इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, किसी भी सोर्स से आपको इनकम आ रही हो। एनी पर्सन इन हुज कैश टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एन में अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आपके लिए ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। इज ए पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन डेफर्ड एंड ईएसओपी, यानी कि ये ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं क्लियरली जो आईटीआर 1 एप्लीकेबल जिन पे नहीं हो सकते। तो इंडिविजुअल पे अगर सैलरीड पर्सन के बारे में बात करें तो सबसे पहला आईटीआर 1 जो हमने बताया उसी हिसाब से अगर आपकी इनकम है तो आप आईटीआर 1 भर लीजिए। लेकिन उसके बाद आते हैं अगर आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं हो रही, यानी कि आपकी 50 लाख से हो सकता है ऊपर इनकम हो, तो आपके ऊपर आईटीआर 2 के ऊपर जाएं तो आईटीआर 2 लिखा हुआ है दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, और नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, यानी कि कोई भी बिजनेस की इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए तो आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। किसमें? हु इज नॉट एलिजिबल फॉर फाइलिंग आईटीआर 1। पहले तो आईटीआर 1 को चेक करना है। आईटीआर 1 में अगर आप लाइक कर जाते हैं तो आप आईटीआर 1 भर लें। अगर आप आईटीआर 1 नहीं भर पाते हैं तो आप आईटीआर 2 की साइड जाएं, लेकिन आपको चेक करना है कि आपकी इनकम में कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, तो आप आईटीआर 2 भर के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हैं। इसके बाद बात होती है आईटीआर 3। आईटीआर 3 किस पे एप्लीकेबल होगा? जिनका बिजनेस की हेड की इनकम है, यानी कोई भी आपने बिजनेस करा हुआ है तो आपके ऊपर आईटीआर 3 में आपको जाना पड़ेगा। इसमें लिखा है हु इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीआर 1, 2 और 4। आईटीआर 4 क्या है? आईटीआर 4 देखिए, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड फर्म अदर देन एलएलपी, मींस एलएलपी नहीं है, एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म के लिए है अगर हम प्रिजम्पटिव करते हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 और बिजनेस की इनकम है और आप उसको क्या करने वाले हैं 44 एडी में या एडीए एप्लीकेबल करते हैं तो आप आईटीआर 4 भर सकते हैं। लेकिन इन्होंने साथ साथ मतलब सारी चीज इन्होंने इनकम टैक्स साइट पे क्लियर करके दी हुई है कि आप अगर ये फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर किस किस केस में आप इस फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने क्लियर बताया आईटीआर 4 में कौन कौन से पर्सन है जो इससे एप्लीकेबल, जिन पे नहीं होगा। इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, हैज हेल्ड एन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, जो सारे वो जो आपको पहले भी दिए हुए थे आईटीआर 1 जिस पे एप्लीकेबल नहीं, वो सारी कंडीशंस ऐसे की ऐसी क्लियर है। मतलब आप इनकम टैक्स की साइट पे जाके क्लियरली इसको देख सकते हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन के पास जो सैलरीड पर्सन है वो या तो आईटीआर 1 भरेगा, आईटीआर 2 भरेगा, आईटीआर 3 भरेगा या फिर आईटीआर 4, यानी इन 4 फॉर्म्स में से आपको कोई एक फॉर्म एप्लीकेबल होगा और उन्हीं में से कोई एक रिटर्न फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कौन कौन से फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं आपके लिए जो एक सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन है। सबसे पहला फॉर्म 12BB। 12BB किसके लिए होता है? जो आपको एचआरए, एलटीसी या कोई भी ऐसे अलाउंसेस जो सैलरी के हेड में दिए गए हैं उनके लिए फॉर्म 12BB है। देन आता है फॉर्म 16।
फॉर्म 16 की अगर हम बात करें तो हर सैलरीड एम्प्लॉय पर्सन को जिसका टीडीएस कटा है या नहीं भी कटा है उसको फॉर्म 16 एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है और इसके अंदर प्रॉपर आपकी कंप्यूटेशन बनी होती है जिसके अंदर आपका क्लासिफिकेशन होता है क्या क्या सैलरी हेड के अंदर आपकी सैलरी की इनकम है, क्या डिडक्शंस हैं एंड देन क्या टीडीएस कटा, वो सारी चीज इसमें एप्लीकेबल हो जाती है। सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16 होता है। फॉर्म 16A जिस पर्सन पे सैलरीड इनकम वालों के लिए फॉर्म 16 है और अदर देन सैलरी के लिए फॉर्म 16A है, यानी आपका कहीं भी टीडीएस कटा है तो आप उस पर्सन से अपना फॉर्म 16A कलेक्ट कीजिए और फॉर्म 16A को देख के आप उसमें रिटर्न में फिल कर सकते हैं अपने डेटा को। देन आता है फॉर्म 67 स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम ए कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडियन फॉरेन क्रेडिट टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 होता है। फिर उसके बाद आपको चेक करना है अपना फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS क्या है? जो भी आपका टीडीएस या टीसीएस कुछ भी कटा है तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम अपना फॉर्म 26AS चेक करना है कि उतना ही टीडीएस जो आपका कटा है वो प्रॉपर वहां शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही है कि नहीं है, और इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम भी उस इनकम को आपने कंसीडर किया या नहीं किया। देन उसके बाद बात आती है हमारी AIS मींस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि हमें रिटर्न भरते टाइम बहुत जरूरी है इन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को देखना, क्योंकि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हमारा आजकल मेन हो चुका है। उसके अंदर आपकी सारी डिटेल अवेलेबल है, टैक्स डिडक्टेड, कलेक्टेड एट सोर्स, एसएफटी की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपके आईएएस में दिख रही है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस कोई भी आपने पेमेंट किया है टैक्स का वो आपका उसमें शो हो रहा है, डिमांड या रिफंड कोई भी है वो शो हो रही है, और कोई भी अदर इंफॉर्मेशन जैसे जीएसटी की इंफॉर्मेशन, कोई फॉरेन गवर्नमेंट की रिसीव्ड हुआ है वहां से कुछ भी पेमेंट, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपकी एआईएस में शो हो रही है। तो आपको एआईएस चेक करना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद हो सकता है फॉर्म 15G आपने डिक्लेयर कर रखा हो, यानी आपका एस्टिमेटेड इनकम के बेस पे टीडीएस ना कटा हो तो वो भी कंसीडर करना है। देन 15H आप 15G एप्लीकेबल होता है या H वो भी देखना है। फॉर्म 10E फॉर्म फॉर फर्निशिंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), अगर किसी को एरियर एडवांस मिला है उसको अगर वो क्लेम करना चाहता है तो उसको फॉर्म 10E हमने भरा है कि नहीं भरा है। देन हमारे टैक्स स्लैब की बात करें तो ओल्ड और न्यू रिजीम दो टैक्स स्लैब हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आपको चेक करना है कि आपको बेनिफिट किस रिजीम में आ रहा है, न्यू रिजीम में आ रहा है कि टैक्स रिजीम ओल्ड रिजीम में आ रहा है। आप चेक करेंगे जिसमें भी आपको बेनिफिट है वो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है कि आप हर ईयर अपनी जो रिजीम है उसको चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद मार्जिन रिलीफ और इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे जितने भी डिडक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे प्रॉपर्ली डिटेल में दी हुई हैं। जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का क्लेम लेते हैं तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में जैसे 2 लाख है तो ये सारी डिटेल 80C, 80CCC और 80CCD, इसके अंदर आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 मिलना है। 80C के अंदर देखिए LIC, PF, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर, ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, अदर वेरियस आइटम। मींस 80C के अंदर एक इन्होंने बहुत सारे आइटम्स डाले हुए हैं, लेकिन आपको 80C, 80CCC और 80CCD1 इन तीनों को मिला के कंबाइंड में 1,50,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो आपको चेक करना है इनमें आपने क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको आप रिटर्न में प्रॉपर्ली ले लें। देन उसके बाद 80CCD1B इसे अलग किया हुआ है, यानी पेंशन स्कीम में जो अमाउंट आप डालेंगे उस पर आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, वो 1,50,000 से अलग है। इसके बाद 80CCD2 यानी कि डिडक्शन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, अगर कोई एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन करता है स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको डिडक्शन लिमिट 10% ऑफ सैलरी है, और अगर इफ एम्प्लॉयर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी। मतलब ये सारे हेड्स आपको क्लियरली बताए हुए हैं किस किस सेक्शन में आप डिडक्शंस ले सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम आपको सारे सेक्शंस डिटेल में देखने हैं कि कौन से सेक्शन में आपका डिडक्शन अवेलेबल है और सारी डिटेल में फिल करनी है ताकि कोई भी गलती ना हो। देखिए उसके बाद आपने इन्होंने दिया हुआ है 80CCH जो ये नई आई थी अग्निपथ स्कीम में जिन्होंने किया हुआ है उनको डिडक्शन मिलेगा। देन आपका आता है 80D के अंदर आपने कोई अपना मेडिक्लेम कराया हुआ है तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा और 5,000 प्रिवेंटिव के लिए मिलना है। लेकिन अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी कोई अगर आपने मेडिक्लेम कराया हुआ है तो अपना तो मेडिक्लेम मिलेगा और पेरेंट्स का मेडिक्लेम भी मिलेगा। वहां पे हमें चेक करना है कि 25,000 मिलेगा अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है और 50,000 का डिडक्शन मिलेगा अगर वो सीनियर सिटीजन है, और 5,000 प्रिवेंटिव तो मिलना ही मिलना है। यानी कि आपको इधर डबल डिडक्शंस मिल सकती हैं 80D में अगर आपने खुद का भी करा रखा है मेडिक्लेम और प्लस पेरेंट्स का भी करा रखा है। देन इसके बाद अगर हम आए सेक्शन 80DD में आपको मिलता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बेस पे डिडक्शन मिलता है। देखिए फ्लैट डिडक्शन 75,000 अवेलेबल फॉर ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड, यानी 75,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलना है
और उसमें कुछ भी नहीं देखना है कि क्या एक्सपेंस हुआ या क्या नहीं हुआ। द डिडक्शन इज 1,25,000 इफ द पर्सन इज सेवेयर डिसेबिलिटी। अगर उसका सेवेयर डिसेबिलिटी है तो वो डिडक्शन जो 75,000 का है वो 1,25,000 हो जाता है। इसके बाद आपके पास एक सेक्शन है, सेक्शन 80DDB। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट कोई सेल्फ का करा रहे हैं या डिपेंडेंट का स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, तो डिडक्शन लिमिट इसमें दी हुई है 40,000 और 1 लाख है सीनियर सिटीजन के केस में। सेक्शन 80E हमें किसके लिए मिला हुआ है? एजुकेशन लोन के लिए। अगर कोई एजुकेशन लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट हमें जो क्लेम मिलता है वो सेक्शन 80E के अंदर मिलता है। 80EE जो इन्होंने नया सेक्शन लाए थे जो हाउस के लिए है, उसमें 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन हमें मिल रहा है। 80EE डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल टुवार्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर कोई हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली, उसका सैंक्शन हुआ है 1 अप्रैल 2029 से 31 मार्च 2022 के बीच में, तो हमारी 1,50,000 की उसके अंदर डिडक्शन मिल रही है। ऐसे ही 80G की बात करें तो 80G हमारा डोनेशन के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे 80GG की बात करें तो हमारा रेंट के लिए बताता है। रेंट में 5,000 पर मंथ की मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें बिजनेस क्लास भी पर्सन इसमें क्लेम कर सकते हैं। 80GGA की बात करी तो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डिडक्शन है तो 80GGA के अंदर आ रही है। ऐसे ही 80GGC पॉलिटिकल पार्टी के लिए और इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए कोई डोनेशन जारी है तो वो डिडक्शन हमें यहाँ पे मिलती है। 80TTA ये हमारी है किसके लिए? सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए जो 10,000 तक की होती है। इसके बाद 80TTB यानी सीनियर सिटीजन अगर हमें है, अगर नॉर्मल है, सिटीजन नहीं है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 10,000 की मिलेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको ये डिडक्शन 80TTB के अंदर 50,000 की मिलती है। फिर आता है आपका 80U के अंदर आपको, अगर आपका पर्सन खुद जो है वो डिसेबिलिटी है तो उसको 75,000 और 1,25,000 की डिडक्शन अवेलेबल है। यानी कि इनकम टैक्स की साइट पे प्रॉपर्ली डिटेल में हमें बताया गया है कि जो सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन है उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, यानी आईटीआर फॉर्म कौन कौन से उसके लिए अवेलेबल हैं और क्या क्या डिडक्शंस वो क्लेम कर सकता है। अगर आपने भी कोई डिडक्शन ऐसी हो जो एम्प्लॉयर को देना भूल गए हो, वो आप अपनी डिडक्शन किस सेक्शन में कहां कैसे आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं तो वो आप चेक कर लीजिए। अगर आप कोई डिडक्शन ऐसी है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम आप उसको ले लीजिए। तो यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो 26AS देख लें, AIS TIS देख लें और उसके बाद आपको चेक करना है कि आप न्यू रिजीम में ले रहे हैं या ओल्ड रिजीम में। ये बहुत मतलब एक तरीके से आपका मेन डिसीजन है, आप न्यू रिजीम सेलेक्ट करने वाले हैं या ओल्ड रिजीम। इन दोनों में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो हमने इसकी वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। देन आपको जब डिडक्शंस डालनी है तो कोई भी ऐसी डिडक्शन ना हो जो आप फेक डिडक्शन डाल रहे हो, क्योंकि आजकल डिपार्टमेंट जो है बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये चेक कर रहा है कि कोई ऐसी डिडक्शन हो, उसके लिए नोटिस आ रहे हैं। तो आपको कोई भी फेक डिडक्शन या गलत डिडक्शन नहीं डालनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके चक्कर में नोटिस आ रहे हैं आपको और आप उसका रिप्लाई करते रह जाएं। अगर आपको भी हमारे टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। अगर कोई भी इशू आपको लगता है इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट में दे सकते हैं, हम उनका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। और थैंक यू।